ऐसे कुछ होटल में कोई बेसिक सा कोई इंसिडेंट हुआ था और वो होटल लगभग सारे इसी तरह से कि अगर वहाँ कोई अगर कभी घटना होगी तो इस तरीके की एक्सीडेंट होनी ही है। भैया नीचे आ जाओ, आग लगी है ऊपर। सारी बाइकों में ही आग लगी थी। पूरे रूम में पूरा धुआं घुसने लगा। बट वो जमीन से जब जुड़ा हुआ है और भूकंप आ रहा है तो क्या ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो बिल्डिंग गिर जाए? चंडीगढ़ के बारे में मैंने बहुत सुना है, बहुत प्लान्ड है। चंडीगढ़ एक ऐसी स्पेस है जिन्होंने पोल्यूशन के अंदर नॉइज पोल्यूशन को भी काफी सीरियसली समझते हुए प्लान की गई है वो सिटी। किसी इंसान के फार्म से अगर रोड निकल जाए तो वो उसके लिए कितना इम्पैक्टफुल हो सकता है। मुझे फ्लैट में इन्वेस्ट करना चाहिए या जमीन में? जयपुर के अंदर ऐसा हो रहा है कि गुड़गांव से इन्वेस्टर्स का एकदम से रुझान जयपुर के लिए बढ़ गया है। अभी रिसेंटली चाइना में 225 अपार्टमेंट की एक बिल्डिंग है, उन्होंने उसको 5 दिन में असेंबल किया है। भाई हिंदुस्तान में अभी भी मैक्सिमम आदमी पास घर नहीं है ना, तो ये प्रॉब्लम तो तभी सॉल्व होगी जब उनके घर हो जाएंगे। जेनजी का जो सेंस है वो ये है ओवरऑल सिस्टम को एक्सपीरियंस करने के बाद फिर डिसाइड करना कि आई विश टू सेटल विद हूम एंड हाउ। बहुत सारे लोग अब माउंटेन से काम करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग गांव में भी काम करना चाहते हैं कि why the hell we are just paying money to live in a place where there is no good air, no good food. Bob the Builder करके दिखाएंगे। Bob the Builder। हाँ भाई हाँ। घर बनाना सबका सपना होता है, पर घर बनाने में जो लोग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो आर्किटेक्ट हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, साइट सुपरवाइजर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, और चाहे वो मिस्त्री और लेबर और मेसन, वो सब लोग आपका सपनों का घर बनाते हैं। उस पूरे प्रोसेस को डीपली समझने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे सोसाइटी को इम्पैक्ट करता है, इस सिस्टम को समझने के लिए आज हमारे साथ आए हैं मिस्टर राहुल सोलंकी, हु इज एन आर्किटेक्ट बट ऑल्सो अ सिस्टम डिजाइनर। इनको मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ और मुझे इनका जो पर्सपेक्टिव होता है टुवर्ड्स लाइफ एंड द सब्जेक्ट नॉलेज दैट वी वांट टू टॉक अबाउट बहुत इम्प्रेसिव लगता है। तो वेलकम करता हूँ इनका मैं, और आज हम इस पॉडकास्ट में उन सब क्यूरियस क्वेश्चंस को जानेंगे कि जैसे घरों में आग लग जाती है तो उससे कैसे बच सकते हैं और क्या-क्या चीज़ का ध्यान रख सकते हैं, और एक सेफ्टी लेवल पर इकोसिस्टम कैसे डेवलप हो सकता है, और उन सारी बातों पे बात करिए जिसमें जेन ज़ी क्या घर खरीद पाएगा फ्यूचर का। तो देखिए इस पॉडकास्ट को पूरा और उसके बाद हमें बताइएगा आपको कैसा लगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो राहुल सोलंकी जी, मैं सबसे पहले तो स्टार्ट करूँगा, अभी घटना हुई लखनऊ में, जहाँ पे एक कोचिंग जिसमें 15 बच्चे मारे गए। अब वो कोचिंग जिस भी फ्लोर पे थी, जिस स्थिति में थी, इस तरीके की आग की घटनाएँ कई सारी हो रही हैं। तो क्या कोई पर्सन जो घर बना रहा है, कमर्शियल बिल्डिंग बना रहा है, ये सब चीज़ें प्लान नहीं करता क्या? करते हैं नॉर्म्स में तो देखो सारी चीज़ें हैं, अगर बाय द लॉज अपन चीज़ें चलाएं तो प्रोविजंस हैं, सब कुछ है। लेकिन अगेन अगर अपन इस बारे में बात करें तो इंडिया में इस तरीके से चीज़ें होती नहीं हैं, हिस्ट्री में नहीं हुई थी। और यहाँ कंजेशन चीज़ों का इतना ज़्यादा है कि मतलब लोग करते भी हैं, करनी चाहिए, बट मैं ये कहूँगा कि शायद प्रॉपर्ली तो नहीं कर रहे हैं मतलब। मतलब जैसे कोई उस इंसान की बात सोचे जो पेरेंट्स ने अपने बच्चे को घर पे उधर पढ़ाई पे के लिए भेजा घर से दूर। अब वो पेरेंट के हिसाब से उसका बच्चा बिकॉज़ ऑफ सम इश्यूज़ और सम चैलेंजेस, इस वजह से उसने उस नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया, तो वो बच्चे मारे गए। जैसे प्लानिंग में आपको लगता नहीं है कि ये सब चीज़ होनी चाहिए? डेफ़िनिटली होनी चाहिए। अगर आप बच्चे और स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इनसे बात करें, तो ये बाहर जाके डेफ़िनिटली बड़े शहर में रहते हैं। ज़्यादातर ये जहाँ रह रहे होते हैं वो बहुत कंजेस्टेड स्पेसेस होते हैं, इनके रूम्स बहुत कंजेस्टेड बने हुए हैं, पीजीज़ हैं, हॉस्टल्स हैं। अब ये जिस लाइब्रेरी में पढ़ने जाते हैं या जिस जगह जिस हॉस्टल या पीजी में रह रहे हैं या जो कोचिंग है, ये सारी की सारी इसी इकोसिस्टम में है कि वो बहुत ही कंजेस्टेड है और वहाँ प्रॉपर इन तरह की प्लानिंग नहीं है। मतलब ये है कि वहाँ कभी भी कोई इस तरह की घटना होगी, तो ये जो बात हमने सुनी है, देखी है, लगभग ऐसी ही निकल के आएगी। और ये
लगता है मेरे को कि सिर्फ स्टूडेंट तक ही सीमित नहीं है। लोग जो डेली कम बेसिस पे ट्रैवल करते हैं फॉर अ जॉब, जो एक बेसिक मिडिल क्लास वाले लोग हैं, जो काम के लिए ट्रैवल करते हैं, वो भी एक गेस्ट हाउस स्केल के होटल में रह रहे होते हैं। वो भी इसी तरह की चीज़ों से बने हुए हैं। तो अभी बहुत मतलब मेरे तो बहुत रीसेंट एग्ज़ाम्पल है, वन ऑफ माय वेरी क्लोज़ टू नोन, वो इस तरह से कह रहे थे कि वो ऐसे कुछ होटल में कोई बेसिक सा कोई हुँ, इंसिडेंट हुआ था। अब उस इंसिडेंट के अंदर आके वैसा कुछ जैसे थोड़ा धुआँ हो गया और थोड़ा केओटिक सिचुएशन हो गई। हालाँकि कुछ जान-हानि नहीं हुई, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया में ये हो रहा है कि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा घटनाएँ तो पहले भी फैल होती रही थी, है। देखो पहले भी होती थी, लेकिन अब क्या है वो चीज़ कहीं भी कोई भी घटना हो रही है, वो सब तक पहुँच पा रही है, तो वो पैनिक भी क्रिएट सही कर बात रही है। है। तो ही वाज़ लाइक उसका माइंडसेट ये था कि अब क्योंकि वो अफ़ोर्ड उसी टाइप के होटल और स्टेज को कर सकते हैं, रेगुलरली वो ट्रैवल करते हैं, उतना इनको कन्वेंस मिलता है। और वो होटल लगभग-लगभग सारे इसी तरह से कि अगर वहाँ कोई अगर कभी घटना होगी, तो इस तरीके की एक्सीडेंट होने ही है, मतलब ये लाइव्स कॉस्ट करना है कोई भी चीज़, तो ये तो प्रॉब्लम बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल की प्रॉब्लम है और ये सबको पता है, सब जगह आइडेंटिफाइड है। बस जब जहाँ कोई घटना होगी, उस टाइम पर इस टॉपिक को उठाया जाएगा, इस पे बात करी जाएगी, उसी सब्जेक्टिव बिल्डिंग के बारे में, इसके कागज़ क्या कह रहे हैं, इस बिल्डिंग के नियम क्या कह रहे हैं, क्या इन्होंने पहले ही इनको नोटिस दे दिया गया था, कोई अपनी नौकरी बचाने के लिए नोटिस दे वो उस प्रोसेस के थ्रू ये सिस्टम गुजरता है नेसेसरली। तो आपको नहीं तो पता तो है ही। समझ आप रहा हूँ। किसी भी क्राउडेड स्पेस पे चले जाएँ, जहाँ पर थोड़ी कंजेस्टेड कॉलोनी, वहाँ सब जगह ये है, अगर इस तरह की कोई भी घटना होगी, तो ये होना ही होना है। सही बात मतलब जैसे कोई एक बिल्डिंग बनाई है, हाँ, हाँ। उसके अंदर प्लान किया है फायर का सेफ्टी प्लान। जैसे जहाँ तक मेरे को आर्किटेक्ट की नॉलेज नहीं है, मैं जानना चाह रहा हूँ एज़ अ बेसिक लेमैन पर्सन के हिसाब से, क्योंकि मुझे भी डर लगता है भाई। मैं अपनी फैमिली के साथ या सेल्फ किसी होटल में रुकूँ, जहाँ कोई घटना हो जाए जो आप बोल रहे हो भी हाइलाइट हो रही है, होती तो पहले भी थी। तो मैं उस पर्सन पे फेथ कर रहा हूँ ना जिसने उसे डिज़ाइन किया हो, डेवलप किया हो और उस सिस्टम पे फेथ कर रहा हूँ कि वो पास होके आया हो। बट आप बोल रहे हो सही बात है क्योंकि जिस इकोसिस्टम से वो डेवलप हुआ है, वो उस तरीके से डेवलप ही नहीं हुआ है कभी। तो मेरे भी मन में तो एक डर आ जाएगा ना कि भाई मैं उधर रहूँ। तो मेरे 2 क्वेश्चन हैं, क्या हम फायर को 100% प्लानिंग से खत्म कर सकते हैं इस चीज़ को या फिर हम इसकी सेफ्टी बनाते हैं कि आग लग जाए तो बच जाओ? हाउ हाउ फ्रॉम एन आर्किटेक्ट लेंस दिस थिंग इज़ प्लान्ड? ये एक्चुअली दोनों बातें होती हैं। हुँ, बेसिकली फायर सेफ्टी जो नॉर्म्स हैं, उनके अकॉर्डिंग बिल्डिंग के बायलॉज़ हैं, बिल्डिंग को उन बायलॉज़ के प्रोसेस से अगर डिज़ाइन किया जाए, तो अगर कभी फायर की घटना हो जाती है, तो उससे बचने के उपाय हैं। चाहे वो आपके फायर एक्सटिंग्विशन सिस्टम हो, लोगों के एग्ज़िट प्लान्स हों, रूट्स हों, इस तरह के मुद्दे कुछ हो सकते हैं। एक तो डिज़ाइन के थ्रू आप उनको सॉल्व कर सकते हो, बाकी अवॉइड करने का कॉन्टेक्स्ट ऐसे होता है कि मटीरियल चॉइस के ऊपर वाली बात भी है कि जो आई मीन थर्मोस्टेट टाइप मटेरियल हैं जो इजीली फायर कैच नहीं करते, उसको वो ट्रांसफ़र नहीं करते, उस तरह की चीज़ों का मटेरियल सिलेक्शन वाली एक बात हो सकती है, डिज़ाइनिंग वाली एक बात हो सकती है और अगर बाय चांस स्टिल कोई एक घटना घट जाए, तो उसको कैसे मैनेज किया है, एग्ज़िट प्लान्स कैसे हों, एक्सटिंग्विश करने के तरीके कैसे हों, स्प्रिंकलर्स हैं, आपके सिलेंडर्स हैं, अलार्म्स हैं, आपके व्हाट डू यू कॉल इट मतलब इस तरीके के बहुत सारे ऐसे हाँ, बहुत सी एलिमेंट्स हैं हाँ, येस, येस। जिससे कि बचाया जा सकता हाँ, है। आराम से बट लोग हाँ। पुराने घर बने हैं तो खर्चा नहीं किए, स्पेस की कमी रही है तो ऐसा कुछ सिस्टम नहीं बनाया जिससे कि वो बन पाया। बट अदरवाइज़ जो बड़े बिल्डर्स हैं और जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं जो प्रॉपर पास होके आती हैं, कैन वी से दैट दे आर फायर वाइज़ सिक्योर? Yes, yes, definitely. If a building is designed by the bylaws and executed in the same way, तो हुँ। बिल्कुल क्यों नहीं, बिल्कुल हो सकता है। तो मतलब आदमी को जैसे जो मेरा एक क्वेश्चन और आता है, मैं कई बार न्यूज़ पढ़ता हूँ तो शॉर्ट सर्किट बोलते हैं लोग। हाँ, हाँ। अगेन ये इलेक्ट्रिकल का काम है और आजकल तो इलेक्ट्रिकल वाला जो काम है सब अंडरग्राउंड होता है। मतलब देखा जाए एक बिल्डिंग का इलेक्ट्रिसिटी का जो प्लान होगा, बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, इतना तो आसान नहीं होगा। भाई मतलब इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं न कहीं से वो निकाल रहा है, उसमें भी अगर वो तार किसी और चीज़ से कुछ कनेक्ट हो जाए और सर्किट इस तरीके का फायर कैच कर ले, तो इट इज़ रिस्की राइट? तो क्या वो इलेक्ट्रीशियन कैसे कोलैबोरेट करता है, जिससे कि वो कोई गलती ना करे बड़ी बिल्डिंग में? हाउ दिस इज़ प्लान्ड? ब बेसिकली ये ना इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल की प्रॉब्लम है। जैसे सब सब लोग हैं, सब घर बनाते हैं, सबने अपने घर बनाए होंगे, आर्किटेक्ट्स भी लोग कंसल्ट करते हैं। लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में अभी सर्विसेज़ जिस लेवल पे अवेलेबल हैं, जिस तरीके से लोग इसमें इन्वॉल्व्ड हैं, आप ये मान के चलो बाय एंड लार्ज कम से कम घर के लेवल पर तो या छोटे कमर्शियल प्रोजेक्ट के लेवल पर भी जो आपका इलेक्ट्रिशियन है, वही आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, ये मान लो आप। ओके। आप
जो हमें ध्यान है कि डिज़ाइन का जो सिस्टम और प्रोसेस है उसमें बस कि हाँ, स्विच बोर्ड्स की पोजीशन और लॉकिंग वहाँ तक भी मार्क हो रही है, लेकिन पैनल जो प्रॉपर कैसे डिज़ाइन होना चाहिए, सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ वायरिंग, ये कितने एमएम की थिकनेस कहाँ से कहाँ तक जाएगी, फिर वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, कैसे अपन उसमें एमसीबी, सीसीटीवी स्ट्रिप्स कहाँ-कहाँ लगेंगे। इस तरीके से अगर आपको लास्ट में मतलब डिज़ाइनिंग सिस्टम अगर आप घर में लगा रहे हो, तो ये है कि आपके इस रूम के अंदर कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है, यू मस्ट हैव सेपरेट डीबी फॉर दिस रूम, कि उसको बंद किया, इस रूम को ऑपरेट किया, द रेस्ट बिल्डिंग कैन रन ओके। सक्सेसफुली। उस तरीके से ये चीज़ें हो सकती हैं, बट हुँ। उसके लिए चाहिए इंजीनियर्स, दैट रिक्वायर्स फीस अमाउंट। तो लोगों मतलब जिन लोगों के घर बन रहे हैं, जो लोग देखते हैं, सुनते हैं, उनको समझ में आ रहा होगा कि अगर वो इलेक्ट्रिशियन डिसीजन ले रहा है, तो इन द एंड उसमें फॉल्ट होने की संभावना भी है। हाँ, वो समझदार है, अच्छा है, एक्सपीरियंस अच्छा है, तो कोई कइयों के इलेक्ट्रिकल डायग्राम थोड़े बेहतर रह जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट इज़ हेल्ड एट द मर्सी ऑफ एन इलेक्ट्रिशियन। वाओ! 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 मैं एक जस्ट एक मेरे को 2-3 क्यूरियोसिटी आ रही है बहुत तेज़ी से। आप ये समझो कि एक तो जो इंसान घर बनवा रहा है, वो तो सिर्फ़ नक्शा देख रहा है, हुँ, हुँ। उसको तो ये टर्म भी नहीं पता ऑनेस्टली कि इलेक्ट्रिकल ड्राइंग भी होती है। क्या ये आर्किटेक्ट को देना चाहिए घर बनाते समय? नहीं देना चाहिए, देते ही हैं, मतलब मैं ये मोस्टली देते हैं, ये ऐसा नहीं है कि नहीं देते और वो उसको इलेक्ट्रीशियन फ़ॉलो करता है। म मैं दूसरी बात कहना चाह रहा था आपसे, ड्राइंग तो दी जाती है, इलेक्ट्रीशियन को फ़ॉलो भी करता है, पर मेरा पॉइंट ये है कि वो जो उसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम को गाइड करने की जो प्रक्रिया है, ओके। जैसे स्ट्रक्चर डिज़ाइन स्टिल सिविल इंजीनियर कर रहा है, लेकिन घरों के लेवल पर नॉर्मल जो घर बन रहे हैं, हाई एंड रेजिडेंसेज़ हैं, जहाँ ढंग के प्रोजेक्ट्स हैं, अच्छी फीस, अच्छे सिस्टम इन्वॉल्व्ड है, वहाँ तो हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ बाय एंड लार्ज, इम्पैक्ट तो वही बात डालती है। सही बात है, सही बात है। आप बहुत हिंदुस्तान में बढ़िया बात बोल रहे हो। प्लानिंग एक अलग चीज़ होती है, हुँ। वो कोऑर्डिनेट होके एग्ज़ीक्यूट होने तक उस जो बाय एंड पर्सन लार्ज जो इलेक्ट्रिशियन कॉमन आदमी, कॉमन मैन, उनके जो घर बन रहे हैं, वहाँ पर जो इकोसिस्टम सर्कुलेट हो रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। समझ गया। क्योंकि ज़्यादातर लोग तो वही हैं, तो वहाँ इस तरह की चीज़ें गायब समझ हैं। गया। एक और मेरा क्वेश्चन है, जैसे वो हमेशा मेरे दिमाग में रहता था कि एक टावर खड़ा किया 20-25 फ्लोर्स का, ठीक है? और जैसे अभी एक घटना हुई है वेनेज़ुएला में, अर्थक्वेक आया है, उस अर्थक्वेक ने काफ़ी हॉरिबल लेवल पर इम्पैक्ट किया है टुवर्ड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लोग बोल रहे हैं 10-5 हज़ार क्या लाखों में की संख्या में भी वहाँ पे कुछ कंडीशन बन सकती है। हुँ, अभी हुँ। कुछ क्लियर न्यूज़ आई नहीं। माय क्वेश्चन इज़ दिस इज़ ऑलवेज़ हैज़ बीन माय क्यूरियोसिटी कि एक बिल्डिंग बनती है, ईंटों से बन रही है, जिस भी प्रॉपर सिस्टम से बन रही है, बनी हुई है प्रॉपर उसमें सारे आपके फंडामेंटल जो लगते हैं सरिया वगैरह, वो सब चीज़ लगी हुई होगी, बेसिक लेवल पे पूछ रहा हूँ मैं, है ना? मतलब मेरे कुछ क्वेश्चन नाइव भी लग सकते हैं, बट वो ज़मीन से जब जुड़ा हुआ है और भूकंप आ रहा है, तो क्या ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो बिल्डिंग गिर जाए? तो अर्थक्वेक से बिल्डिंग गिरना कितना पॉसिबल है या इसके पीछे प्रॉपर प्लानिंग होती है, नहीं हो सकता ऐसा? नहीं, वो वही है कि लैक ऑफ प्लानिंग है, तो ऐसा हो कुछ भी हो सकता है। बाकी नहीं तो वो डिज़ाइन उसी तरह से है ना, कि आप कौन से जो आपकी जो जो भी बिल्डिंग है जहाँ आप ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो कौन से सिस्मिक ज़ोन के अंदर वो आती है, ओके, उसके अकॉर्डिंग उनके गाइडलाइंस हैं बिल्डिंग डिज़ाइन करने के, स्टील के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके डिज़ाइन स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्लेक्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारे लोड या नहीं कैसे टेक टेक्निकली समझाइए, मैंने एक चाइना की वीडियो देखी थी या पता नहीं कहाँ की थी, कि एक बिल्डिंग थी और अर्थक्वेक आया और वो बिल्डिंग ऐसे शेक होती हुई नॉर्मल हो गई। तो टेक्निकली इसको बनाया कैसे जाता है कि भाई एक बिल्डिंग जैसी चीज़, जो कितने टन्स की वेट होगी, वो कैसे शेक प्रूफ हो जाती है? दैट्स माय क्वेश्चन। हाउ डज़ उस इट वर्क? हाँ, फुटिंग लेवल पर उनको मैनेज किया जाता है कि उनके जो फुटिंग है वो फ्लेक्सिबल होते हैं। अगर ऊपर की जो बिल्डिंग वो हिल भी रही है तो स्टिल नीचे का आपका स्ट्रक्चर स्टेबल रहता है, तो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप ऑलराइट होता है। मतलब अग स्प्रिंग लगाई जाती है? हाँ, स्प्रिंग, हाँ, शिफ्टिंग, पैडल शिफ्टिंग जैसा आप समझ सकते हो, ओके, नॉट एक्ज़ैक्टली स्प्रिंग। वो बिल्डिंग है लेफ्ट राइट अगर फ्लक्चुएट कर रही है, तो वो जो फुटिंग है, वो फुटिंग आपको उसको एडजस्ट कर देती है, वो उस तरह का एक पॉइंट ओके, है। ओके, ओके। मतलब जितना बेहतर तरीके से आपकी नींव में पैडल शिफ्टिंग जैसी कुछ टेक्नोलॉजी लगा रखी है, यू आर इंश्योरिंग, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में तो आ ही जाते हैं हाँ, मैग्नीट्यूड के हाँ, हाँ। और बिल्डिंग्स की तो शेक करती ही होंगी, बट वो उस टेक्नोलॉजी पे बनाई गई है। हाँ, मतलब ये है अगेन, इंडिया में बिल्डिंग उस ज़ोन के हिसाब से डिज़ाइन हो रही हैं, थोड़ी बेहतर बन रही हैं, जहाँ भी हाई राइज़ बन रहे हैं, तो अर्थक्वेक के जो भी नॉर्म्स हैं, उनको कंसिडर करते हुए बन रहे हैं वो। लेकिन अगेन जो इसकी जो एकदम फुल आई मीन द वेरी
श्योर टेक्नोलॉजीज, मतलब फुल प्रूफ जिसको अपन डिज़ाइन बोलेंगे, वो चीज़, वो टेक्नोलॉजी से अपन जापान में कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, चाइना में कर रहे हैं, तो उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत हाई एंड है कि वहाँ बिल्डिंग कई बार फील भी नहीं होता कि बहुत कुछ हुआ है, जबकि आप देखोगे कि आसपास बहुत मेजर डिस्ट्रक्शन हो गया होगा शायद उन बिल्डिंगों में कुछ, लेकिन उसके लिए फिर कॉस्ट आती है, मतलब द कॉस्ट गोज वेरी हाई फॉर द सेफ्टी। सेफ्टी की एक कीमत भी होती है सेफ्टी के सही लिए। बात है, बट आज के टाइम में मुझे लगता है इंसान सेफ्टी के लिए खर्चा करना चाहता है, पर कई बार ऐसा होता है कि उसको नॉलेज नहीं होती बिल्डर के बारे में, बिल्डिंग के बारे में, उसके घर में कुछ भी हो जाता है और वो ही एंड अप गेटिंग हर्ट एट द एंड ऑफ द डे without even being part of the process. He that person also pays sometimes. But rightly said, जो ब्रांडेड रेसिडेंसीज होती है, ब्रांडेड हाई राइज होती हैं या अच्छा क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन होता है, उसकी एक कॉस्ट होती है, इसलिए वो महंगा होता है, ऑफ कोर्स। राइट? और उससे आपको रिवॉर्ड में क्या मिल रहा है? सेफ्टी, पीस ऑफ माइंड। तो एट द एंड ऑफ द डे वो कॉल आपकी बन जाती है, आप भाई खर्चा किसके लिए कर रहे हो और क्या चीज़ कर रहे हो। अच्छा, जैसे एक हाई राइज प्लान होता है, ऐसे सिटी भी प्लान होती होगी। तो उन लोगों को क्या बोलते हैं, वो क्या विजन से काम करते होंगे? हाँ, ये अर्बन प्लानिंग कह सकते हैं, टाउन प्लानिंग कह सकते हैं, उस लेवल की चीज़ है। तो पहले ऐसे शहर इस तरीके से कुछ इतिहास में तो हुए ही थे, या इंडिया के अंदर भी चंडीगढ़, अहमदाबाद, अमरावती इस तरीके से प्लान हुई हैं सिटीज़। बाकी अर्बन लेवल पे अब ये कोई भी ठीक से शहर है, उनके जो आउटर एक्सपेंशन हो रहे हैं, जो सैटेलाइट्स बन रहे हैं, वो सब एक ओवरऑल कंप्लीट इकोसिस्टम ही डिज़ाइन हो रहा है उनके अंदर। फॉर एन एग्जाम्पल, चंडीगढ़ के बारे में मैंने बहुत सुना है, बहुत प्लान्ड है। तो ऐसा क्या प्लानिंग किया है उन्होंने, क्यों इतना पॉपुलर है वो? बेसिकली द प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग ये तो है ही, लेकिन उसका जो एक सबसे अच्छी ख़ास बात है, जैसे प्लान्ड सिटी के अंदर कहीं न कहीं एक कंसंट्रेशन फॉर पॉल्यूशन भी होता है। लेकिन चंडीगढ़ एक ऐसी स्पेस है जिन्होंने पॉल्यूशन के अंदर नॉइज़ पॉल्यूशन को भी काफ़ी सीरियसली समझते हुए प्लान की गई है वो सिटी। नाइस। जैसे कि वहाँ के जो मतलब जो घर हैं, वो डायरेक्टली जहाँ पर ट्रैफ़िक रहता है, उन जो रोड्स होते हैं, उनको फ़ेस नहीं करते। वहाँ उनके बैकयार्ड्स होते हैं, रोड फ़ेस करते हैं अंदर की तरफ, इनवर्ड लुकिंग सेक्टर रोड्स, जिनके सामने पार्क होते हैं। आप नेबरहुड कॉन्सेप्ट, कम्युनिटी डेवलप वो कर सकते हो। तो वो डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट है उस पूरे शहर का। तो मुझे लगता है सबसे ख़ास बात शायद ये है। नाइस, नाइस, नाइस। और भी ऐसे जो शहर हैं, उसमें क्या रोड भी प्रॉपर उसी तरीके से प्लान होते हैं? जैसे मैं कई बार मैप्स को ज़ूम करके देखता हूँ, जैसे सीपी का सर्किल बना है, कुछ लोग जयपुर के अब मैप के बारे में बताते हैं, तो कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आपकी हुई टुवर्ड्स अ सिटी डेवलपमेंट, मे बी लाइक अ सिटी जयपुर? हाँ, मतलब ये है, अगर प्लानिंग तरीके से, अगर एडवांस डेवलपमेंट 2 तरीके से होता है। ये कई बार होते-होते हो जाता है, हुँ, ठीक है? सोसाइटी लेवल पर लोग कर लेते हैं, फिर वहाँ लोग बस जाते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो फिर लास्ट में उन चीज़ों को गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज़ भी करती है, या फिर गवर्नमेंट के लेवल पर भी, क्योंकि अभी ऐसा हुआ है कि इसको बहुत महत्व देने लगे हैं सब तरह के शहरों में। बाकी इससे पहले कोई भी गवर्नमेंट बॉडी में ठीक से रैंक के जो ऑफ़िसर्स हैं, वो अपने लेवल पे नक्शों को चला रहे हैं, बढ़ाने, तो इस वजह से पुअर प्लानिंग भी हो जाती है। उन्होंने आगे के 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर क्या चीज़ की कितनी रिक्वायरमेंट आ सकती है, शहर किस तरफ बढ़ सकता है, उसको जानने के फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं। समझिए, तो समझिए। उसको अगर कंसिडर करके अगर काम किया गया है, तो एक्सपेंशन प्रॉपर रहे होंगे, रिस्पॉन्ड किए होंगे। सही और बात। अगर उनको इग्नोर करके जनरली अगर चीज़ों को किया है, तो वो खराब भी हो रहे होंगे। अब जयपुर की प्लानिंग है शहर की, तो उसका जो ओल्ड सिटी है, वही 90 ग्रेड, मतलब 90 डिग्री के ऊपर सारे रोड्स हैं, वो क्रॉस जंक्शन एकदम ग्रिड, स्क्वायर ग्रिड्स बने हुए हैं। तो वो प्लानिंग उस समय पर उस तरीके से की हुई है। रोड विड्थ को माना होगा, आज भी उस शहर में अंदर जाओ तो आपको इतनी तकलीफ महसूस नहीं होती है। जबकि और अगर आप कहीं भी ओल्ड सिटी में किसी भी चले जाओ, तो वो गलियाँ सीधी ही नहीं हैं, पतली हैं, नैरो हैं, शिफ्ट ट्विस्ट हो रही हैं, फिर मार्केट हमारे ऐसे हैं ही कि वो बाहर निकल के आ जाते हैं, तो सिटी गलत तरीके से रिस्पॉन्ड करती हैं, ये है। जैसे मैं पर्सनली गुड़गाँव में रहा हूँ। गुड़गाँव में मानसून में, चाहे वो आपका 100 करोड़ का अपार्टमेंट हो लाइक कैमेलियास, वहाँ के सामने भी गोल्फ कोर्स रोड पे भी पानी भर जाता है। अब पानी भर जाना है तो इसका मतलब उन लोगों ने कुछ प्लानिंग में तो अपने ड्रेनेज सिस्टम में प्रॉब्लम की होगी। इवन दैट इज़ अ वेरी, वेरी गुड सिटी। और आप जैसे बता रहे हो जयपुर का ओल्ड वाला साइड भी उस तरीके से प्लान किया गया है। तो ये सिस्टम पर निर्भर है, जैसा आपने बताया कि भाई कैसा वो एग्ज़ीक्यूट हुआ है, क्या हुआ है। बट आज के टाइम में जो नई सिटीज़ बन रही हैं, जैसे नोएडा इज़ अ गुड प्लान्ड सिटी, ग्रेटर नोएडा इज़ इवन बेटर प्लान्ड इन अ वे। अब ये उसके आगे की साइड जो येड़ा बना रहा है ऑन द जेवर साइड एयरपोर्ट के बाद, कहीं न कहीं चौड़े रोड हैं,
अथॉरिटी का कंट्रोल है, उस तरीके से उस चीज़ को वो डेवलप कर रहा है, लोगों के लिए सुविधा बन रही है। तो ऐसे सिटीज़ में रहने से कहीं न कहीं एक लाइफ़स्टाइल तो इम्प्रूव होती है। तो वो लोग अपना विज़न इसी हिसाब से रखते हैं कि मेरे को यहाँ पे अपने मतलब टॉप लेवल पे ऐसे सोचते हैं वो 10, 5, 15, 20 साल बाद कि यहाँ पे एक स्कूल बनेंगे, यहाँ पर कमर्शियल आएगा, यहाँ पे रेसिडेंशियल आएगा। हाउ डज़ इट लाइक टर्न आउट? हाँ, एग्ज़ैक्टली ऐसे ही होता है। टाउन प्लानिंग करना या अर्बन प्लानिंग उसका मतलब ही ये है स्मार्ट सिटीज़ या जो भी हो इसका पॉइंट ही है कि आप किस जगह पर उसके अब उसमें पोटेंशियल्स आइडेंटिफ़ाई करने वाली बात होती है। मान लो कोई शहर है इसमें किस टाइप की इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ का लोकल कोई इंडस्ट्री लेवल कोई चीज़ है उनको ध्यान में रखते हुए इसके आस-पास के नेबरिंग सिटीज़ कौन से हैं, बड़े शहर पास में हैं, नहीं हैं, उनसे क्या दूरी है। ये सारे फैक्टर्स मिलके डिसाइड करते हैं आपकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। आप जॉब के से प्रोड्यूस कर रहे हो तो डिज़ाइन के अंदर वो सारा का सारा पार्ट होता है कि आप ये देखोगे कि बेसिकली डिज़ाइनिंग में क्या है, फैसिलिटीज़ चाहिए लोगों को सर्वाइव करने के लिए। तो फैसिलिटीज़ होती हैं वो एक मैग्नेट की तरह एक्ट करती हैं। वो फैसिलिटीज़ में पार्क हो सकते हैं, स्कूल्स हैं, आपके हॉस्पिटल्स हैं, आपके मार्केट्स हैं और इकोसिस्टम हैं सारे जो सोसाइटी को सस्टेन करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, एन्जॉय करने के लिए जो-जो रिक्वायरमेंट है, उन फैसिलिटीज़ को आप मार्क करते हो। तो उससे क्या है रेज़िडेंशियल जो एक इकोसिस्टम वो डेवलप होता है। रेज़िडेंशियल इकोसिस्टम एग्ज़िस्ट ही क्यों करेगा, उसके लिए पहले तो आपको जॉब का सही बात। सिस्टम बनाना पड़ेगा। उसके लिए मुद्दे अलग हैं, इंडस्ट्रियलाइज़ेशन किस लेवल पे हो सकता है, जॉब्स किस लेवल की क्रिएट होगी, क्या वहाँ आईटीज़ रिलेटेड मुद्दा है, इंडस्ट्रीज़ हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, रूरल कॉन्टेक्स्ट है सामने। तो इस तरह के जो पॉइंट्स वहाँ लग रहे होने चाहिए, उन सबको ध्यान में रखते हुए फ्यूचर का आपने कैसे प्लानिंग की, किस एक्सपेंशन को देखा, किस चीज़ों को आप फ़ोरसी कर गए। हालाँकि सब चीज़ सोची नहीं जा सकती, चीज़ सरप्राइज़ेज़ भी निकल के आते हैं बट स्टिल अगेन आपने कैसे उनको किया, उस पे ये पूरा सिस्टम डिपेंड करता है। बाकी तो फिर कभी-कभी किस्मत तो खुलती है। सही बात है। पर इंफ्रास्ट्रक्चर के फेजेस होते होंगे, जैसे मुझे लगता है सबसे पहले रोड बन गए हुँ, हुँ। और इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर के अनाउंसमेंट से ही आजकल रियल एस्टेट के प्राइस भी बहुत बढ़ रहे हैं। ये भी एक इम्पैक्ट है। तो एक किसी इंसान के फार्म से अगर रोड निकल जाए, तो वो उसके लिए कितना इम्पैक्टफुल हो सकता है? जस्ट आपने बोला ना लकी हो गया कोई। हुँ, हाँ, नहीं मतलब ये पॉइंट ऐसे है कि आप इसको कोई जनरलाइज़ बात नहीं कर सकते इस चीज़ के बारे में। ओके। अ, अब आपके अगर यू हैव अ फार्म लैंड और उसके बीच से अगर आपका रोड निकल रहा है तो उसमें तो आपको फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं। अगर वो आपके एलिवेटेड हाइवेज़ जो अभी कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, अगर उस तरह का हो गया तो आपको फिर कोई उसका बेनिफिट नहीं हुआ, बेनिफिट नहीं है, एग्री। ठीक है? और मॉनेटरी जो ब प जो उसको गवर्नमेंट जो कंपेंसेट करती है, वो कंपेंसेशन भी हाईली डिबेटेबल टॉपिक है। सही बात। कभी वो बहुत अच्छा एप्रिसिएशन माना जाता है, कभी देखा जाता है कि लैंड की वैल्यू एक्चुअल में ज़्यादा है, लेकिन गवर्नमेंट ने जो चीज़ डिसाइड करी है, बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर है सही बात है। और वो ख़ैर बनती भी ऐसे ही है कि लोग मैंने अभी फिलहाल नोएडा में ऐसा सुना है कि वहाँ पे जो लैंड एक्वायर हुई थी जेवर में, तो 4x मिलता है अमाउंट जब अगर वो गाँव की लैंड हो, बट अगर अर्बनाइज़ेशन आ जाए तो 2x मिलता है। तो उसको उन्होंने नोटिफ़ाई अर्बनाइज़ेशन में किया, फिर उसको मुआवज़ा दिया, जॉब्स क्रिएट हुई नहीं, ऐसा कुछ मैंने एक डॉक्यूमेंट्री में देखा था, हाल ही में ही। और सही बोल रहे हो आप, कुछ-कुछ लोग इसको एज़ अ बेनिफिट देखते हैं और कुछ-कुछ लोगों का बेनिफिट नहीं भी होता है। हाँ, उसमें उसमें भी कई कई तरह की चीज़ें हैं, जैसे रूरल में आपको 4x मिल रहा है, लेकिन पॉइंट ये है कि रूरल में भी आपकी जैसे खेत की रजिस्ट्री आपकी एक्स लैक्स रुपीज़ पर बीघा हो गई है, लेकिन अ गवर्नमेंट उसको थोड़ा मतलब कम में ही देना नहीं, चाहिए। गवर्नमेंट बेसिकली आपके जो शहर में आस-पास जो रजिस्ट्रीज़ होती है ना, हाँ, उनमें जो रेट चल रही होती है, उससे सर्किल रेट डिसाइड करती है। तो कई बार अपन कहते हैं ना कि डीएलसी कम है और एक्चुअल प्राइसेज़ ज़्यादा डल रहे हैं। वो डीएलसी डिसाइड होने का एक पॉइंट जनरली वो यही है कि लोग जो रजिस्ट्री के लिए कम पैसा देना चाहते हैं, रजिस्ट्री के फंड कम, इस वजह से रजिस्ट्री रेट कुछ और चल रही होती है। उसी से डीएलसी चलती रहती है, तो पता चला गाँव में खेत तो कोई खरीद रहे हैं हुँ, 25 लाख रुपए बीघे में, लेकिन रजिस्ट्री करा रहे हैं 10-12 लाख, तो डीएलसी वो 10-12 लाख ही मानी गवर्नमेंट क्योंकि बाय बाय एंड लार्ज जो रजिस्ट्रीज़ वहाँ पहुँच रही हैं, सच वो में 10-12 लाख की ये तो पहुँच मतलब रही हैं। 95% सारी जो प्लॉट का और ज़मीनों का काम है, वो थ्रू कैश चल रहा है, जैसा आप बता रहे हो सर्किल रेट और ये रेट वगैरह-वगैरह। तो इससे मेरे को ये बात तो क्लियर हो रही है। ऑब्वियसली उनका नुकसान ही हो रहा है अगर इस सेंस में देखा जाए तो। किसी के खेत से रोड निकल आया, वो एक अलग मुद्दा हुआ। ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट के प्लान आते हैं, जैसे वृंदावन में कॉरिडोर इज़ अ प्लान। देयर आर लॉट ऑफ प्लान्स लाइक दैट। अपन एक धुलेरा के बारे में बहुत कुछ सुन रहे हैं, बहुत सारी हैपनिंग हो भी रही है उधर। जेवर, नोएडा एयरपोर्ट, ऐसे पूरे इंडिया में अलग-अलग एक्टिविटीज़ हो रही है कंस्ट्रक्शन लेवल पे। इस अनाउंसमेंट इफ़ेक्ट से
लैंड के प्राइसेस एकदम प्रीमियम बढ़ जाता है, जैसे आपने भी बताया ना, देयर आर वेज वेयर सर्किल रेट से ज़्यादा प्राइस बढ़ जाता है। तो अब ये जो इफेक्ट है, इससे रियल एस्टेट का ताल्लुकात डायरेक्टली है या ये सिर्फ एक स्पेक्यूलेशन है? नहीं, अब रिलेशन तो डायरेक्टली है, स्पेकुलेशन नहीं है, पर ये कई बार एक किस्मत वाली बात भी है। जैसे अपन एक माइन्यूट लेवल पर चीज़ें माइक्रो लेवल पर बात करते हैं तो समझ में आती है कि किसी के खेत के प्रॉपर्टी से क्या निकल गया तो उसके लिए बेनिफिट हुआ या उसके लिए नुकसान की बात होगी, ये सारी बात तो है। अब ये ऐसे ही जैसे दिल्ली से मुंबई जाने का पहले भी एक रोड से रास्ता था, और शहर पहले भी जब कभी डेवलप हुए होंगे तो वो उसी रास्ते की एक्सेस की वजह से ही हुए होंगे। कोई ना कोई वो बात बहुत बड़ा कारण रहा होगा कि वो शहर क्यों डेवलप हुए। अब आप समझ रहे हैं कि रिसेंटली दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे डिज़ाइन हुआ है, ठीक है? अब वो जो रास्ता बना है, उस रास्ते के अलोंग जो शहर आ रहे हैं, तो उनकी तो किस्मत खुलने वाली बात इस तरह से हुई है। अब आपको उस कॉरिडोर के आस-पास जो भी शहर हैं, कोई इंडस्ट्रियल लेवल पे या किसी भी और लेवल पर वो अच्छे से ग्रो कर ही सकते हैं। तो अब वो 15 साल जब तक इस रोड की कोई अनाउंसमेंट नहीं थी, तो उसको कोई कैसे स्पेक्युलेट करे, कैसे उस बात को सोचे? तो ये तो किस्मत वाली बात भी होती है कई बार, क्योंकि आपको खुद को नहीं पता, गवर्नमेंट बॉडीज़ में भी तो किसी को ये नहीं पता कि वो कल क्या करने वाले हैं, परसों क्या करने वाले हैं। कई बातें तो इस तरह की भी हो जाती हैं। नहीं, जैसे मैं एक और मेरा क्वेश्चन है, कई रियल एस्टेट के जो एजेंट्स होते हैं, बिल्डर होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, दे ऑलवेज ट्राई टू रीड मास्टर प्लान ऑफ अ सिटी, हुँ। है ना? तो मास्टर प्लान के हिसाब से 100% शहर डेवलप होता है या उसमें चेंजेस आते हैं विद द चेंज इन गवर्नेंस? वैसे तो मास्टर प्लान डिज़ाइन इस तरह से ही होता है कि फ्यूचर में इतने साल के लिए है, और उसमें एटलीस्ट माइक्रो लेवल पे नहीं तो मैक्रो लेवल पर, बड़े लेवल पर उसमें चीज़ें कैसे-कैसे ज़ोन आउट होंगी, कैसे मेजर रोड्स कैसे होंगी, एजुकेशन से लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, पब्लिक एमेनिटीज़, फैसिलिटीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से उनका सेक्शन, प्रोपोर्शन, हिस्सा, एरिया लगभग लॉक रहता है। माइन्यूट लेवल पे जो इंटरनल प्लानिंग है, जैसे जो डेवलपमेंट आगे मतलब बढ़ता है समय के साथ, उस पे वो चीज़ डिपेंड करती है। हालाँकि देखो, गवर्नमेंट चेंज करने से बदलाव तो आ ही सकते हैं, किसी पॉलिसी के अंदर कुछ कमी रह जाएगी, कुछ उनको अपने हिसाब से मोल्ड कर लेते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, तो ये तो है। जैसे जयपुर से हैं आप, जयपुर में मैंने एक प्लेस ऑब्जर्व करी है जो शायद महिंद्रा टेक वर्ल्ड समथिंग हुँ, इसको डेवलप महिंद्रा सीज़, यस। क्या वो जगह का नाम क्या है? महिंद्रा सीज़। हाँ, महिंद्रा सीड्स। तो इसको मैं एक बार विजिट करने गया था, जस्ट अपने कुछ कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। तो मैंने वहाँ ऑब्जर्व किया कि प्लानिंग तो बहुत सॉलिड है, बट शायद टाइम ज़्यादा लगा बिकॉज ऑफ चेंजिंग चेंजिंग इन गवर्नेंस। तो इस आपका उसको, उस प्लेस को लेकर, उस डिज़ाइन को लेकर, उस मार्केट को लेकर क्या लगता है आपको कि वहाँ इन्वेस्टर्स को आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, उस साइट पे अच्छा पोटेंशियल है, लेकिन अ, वो जिस टाइम पे अनाउंस हुई थी और बीच में कुछ साल वहाँ उतना मतलब स्कोप ऑफ ग्रोथ या एप्रिसिएशन नहीं रहा, उसके पीछे भी कई कारण होते हैं। कुछ गवर्नमेंट वाला एंगल भी रहता है कि किस गवर्नमेंट ने, किसके साथ लाइज़िंग ने किसको प्रमोट किया, कई बार ये फैक्टर्स भी हो जाते हैं। फिर रोड की कनेक्टिविटी शहर के बाद अजमेर रोड पे उससे जो एक्सेस और कनेक्टिविटी है, तो अंदर से जो शहर है पीछे मानसरोवर एक्सटेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ से कनेक्शंस क्लियर नहीं थे। अजमेर रोड में रोड का कंस्ट्रक्शन कई साल तक इस तरीके से चला है, और वो वाला जो एरिया है, वो अभी भी जयपुर के कंटेक्स्ट में काफ़ी ट्रैफ़िक से गुज़र के फिर उस जगह पहुँचते हैं। तो ये थोड़ा-सा लैग रहा उसको उस तरह पहुँचने में, क्योंकि इसकी लोकेशन थोड़ी दूर थी। लेकिन अब क्या है, शहर के पीछे से जो रास्ते उसमें कनेक्ट हुए हैं, उसके बाद वो एक्सेस थोड़ा आसान हो गया है, ईज़ी टू अप्रोच हो गया है। एरिया बहुत अच्छा है, डेवलपमेंट मतलब उसमें इन्वेस्ट करने में तो वैसे जयपुर में कौन-कौन से ऐसे जगह है, आपकी कोई फेवरेट प्लेस, लोकेशन जो आपको लगता है वहाँ बहुत पोटेंशियल है? अब अगर हम जयपुर को इस तरह से देखें, तो जयपुर का साउथ ईस्ट से टिल आई थिंक वेस्ट ऑफ जयपुर, ये पूरा एरिया इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेहतर है, क्योंकि इसकी जो रोड कनेक्टिविटी, शहर से अंदर से कनेक्टिविटी और एक्सपेंशन का स्कोप, क्योंकि एरिया वहाँ का पूरा प्लान जगतपुरा से, अपन जगतपुरा से टोंक रोड की बात करते हैं, टोंक रोड से इधर अपन सांगनेर की तरफ उसका एक्सटेंशन, देन आपका मानसरोवर एक्सटेंशन, मोहाना, तो इस डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ प्लेन्स हैं पूरा एरिया, और एरिया भी अनएक्सप्लोर्ड है, खुला है, शहर के पास है लेकिन स्टिल अनएक्सप्लोर्ड है और वो खुला है। तो उस वजह से यहाँ का एक्सपेंशन का स्कोप काफ़ी समझ में आता है। इधर थोड़ा जिधर अरावलीज़ आ रहे हैं, वहाँ पर उस साइड पर शहर के साथ में कनेक्टिविटी में अभी ऐसा लगता है कि एक्सपेंशन थोड़ा ऐसा लगता है कि हम शहर से बाहर निकल के जा रहे हैं, वहाँ ऐसा लगता है शहर ही कंटिन्यू हो रहा है। तो इधर इस एरिया में तो स्कोप काफ़ी अच्छा है। जयपुर वैसे मैंने ऑब्जर्व किया है हॉरिजॉन्टली बहुत ग्रो किया है, बट आपको लगता है कि आगे जाके लिमिट होकर वर्टिकली भी ग्रो करेगा या फिर
प्लानिंग और विजन जयपुर का हमेशा हॉरिजॉन्टल लेवल पे ही सोचा गया होगा, क्या लगता है आपको? जैसे अभी जो भी आउटर में शहर डेवलप हो रहा है उसके अंदर वर्टिकल भी उसी प्रोपोर्शन और कंपोनेंट में जा रही हैं चीज़ें। ऑफ कोर्स जब शहर एक लेवल पे लंबा हो जाएगा, मतलब इसका एक्सपेंशन अच्छा रेडियस बढ़ जाएगा, इसका दायरा जब बढ़ जाएगा, तो जो अंदर का शहर है, जो मेन अभी जो पॉश बोलते हैं, वहाँ पर जो बंगलोज और वो वाला स्कोप है, वहाँ पर हाई 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 राइज का स्कोप आ जाना, ये बात तो समझ में आती है। बाकी शहर एग्जैक्टली कोई बहुत हाई राइज की इकोसिस्टम के ऊपर जाएगा नहीं, क्योंकि लैंड इनफ है। राइट। हाँ, और अभी भी ऐसा लगता है जयपुर में तो ओवर सप्लाई, मतलब अच्छा, ओके, मतलब क्या, इतने वहाँ लोग नहीं हैं जितनी वहाँ चीज़ें बन रही हाँ, हैं। सप्लाई डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई का प्रोपोर्शन ऐसा लग रहा है कि अभी भी कहीं ना कहीं हायर साइड है, ओके, नाइस। अभी भी हायर साइड हो सकती है वो चीज़। बट जैसे इन्वेस्टर को कोई अगर इन्वेस्टर है, हाँ, आपको आप रिकमेंड करेंगे जयपुर में इन्वेस्ट करे आज के टाइम में, और 10 साल बाद वो अच्छा रिटर्न देख सकता है? डेफिनेटली। बेसिकली जो अभी डेवलपमेंट जो हो रहा है वो टियर 2 सिटीज़ में प्रॉपर हो रहा है। तो उस जयपुर इस तरह से है, इंडिया के अंदर 50-40 शहर इस तरह के हैं, उनके अंदर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है। वहाँ जयपुर में तो मतलब नहीं। नाइस, नाइस, नाइस। समझ में आ रहा है जयपुर का मानसरोवर एक्सटेंशन आपने जो एरिया बताया, और बाकी जो आउटर रिंग रोड साइड में एक ऐसा पैच है जो खाली है, जहाँ खाली होता है मुझे लगता है वहाँ प्लानिंग थोड़ी बेटर हो सकती है, रादर देन कंजेस्टेड एरिया में फिर तोड़ फोड़ के जाओ। इसी तरीके खाली भी है और उसकी कनेक्टिविटी, रोड्स के एक्सपेंशन एक्सटेंशंस वो बहुत आसान है। अगर उस जगह को अपन विजुअली अगर मैं इमेजिन करके देख पा रहा हूँ, तो इस जोन से लेके इस जोन तक का एरिया वो इजीली कनेक्टेड हो सकता है, और बहुत डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन नहीं है, रॉन्ग प्लानिंग नहीं हो रखी बीच में। इस तरह के कई बार बड़े पैचेस कंस्ट्रक्शन के ऐसे हो जाते हैं जो इरेगुलरली प्लान्ड और कंस्ट्रक्टेड होते हैं, फिर वो उन स्पेसेस को जोड़ने में दिक्कत महसूस करते हैं। तो कौन ये से ऐसे तीन दो दो एक हाईवे तो होंगे ना जिन्होंने एकदम काया पलटी कर दी जयपुर की? जैसे मुझे लगता है मुंबई एक्सप्रेसवे जो नया बना है, उससे जयपुर की कनेक्टिविटी एनसीआर से बहुत बहुत ही बेटर हो गई। हाँ, वो जयपुर को अलग तरह से परसीव करने वाली बात हो गई। सडनली जयपुर के अंदर ऐसा हो रहा है कि गुड़गाँव से काफ़ी लोग इन्वेस्टर्स का एकदम से रुझान जयपुर के लिए बढ़ गया है। करेक्ट। क्योंकि पहले जो जयपुर 5-1 घंटे की दूरी पे हुआ करता था, अब वो आज जयपुर शायद अगर कोई गुड़गाँव में सही लोकेशन पे रह रहा है, तो वो जयपुर उसको हार्डली ढाई से ढाई घंटा, 3 घंटा मैक्स में जयपुर की कनेक्टिविटी होगी। एंड इससे तो एयरपोर्ट बहुत भी है फ़र्क उधर। है। और मेरे को जयपुर में एक इंटरेस्टिंग बात ये लगती है कि अनलाइक एनी अदर टियर 1 सिटीज, मे बी दिल्ली इज वन ऑफ देम, बट जयपुर इज ऑल्सो वेरी ग्लोबली लव्ड सिटी इन अ वे। जयपुर का इंस्टाग्राम पे फिल्टर आता है, जयपुर में लोग कितनी शादियां करते हैं, तो क्या लगता है वो एक एंगल भी है टूरिज्म? हाँ, टूरिज्म डेफिनेटली एक एंगल है। जयपुर एक वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है। जयपुर की अपनी एक पहचान, रिकॉग्निशन है पूरी दुनिया में, और जयपुर ने उसको अभी तक संभाल के और संजो के रखा भी हुआ है हेरिटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप वर्ल्ड सिटी के अंदर या जो भी मॉन्यूमेंट, हिस्टोरिकल चीज़ें देखेंगे, जयपुर ने उसको अच्छा प्रिजर्व और वो कर रखा है। इट इज़ वेरी मच लव्ड सिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड इन फैक्ट। नाइस, नाइस, नाइस। एक बड़ा ही मतलब बेसिक सा सवाल है मेरा। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, जिस तरीके की हमने जयपुर की बात करी, उससे प्रॉपर्टी के प्राइजेस बढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टी प्राइजेस और इन्वेस्टमेंट में लोग है ना अक्सर एक बहुत बेसिक सवाल पूछते हैं, मुझे फ्लैट में इन्वेस्ट करना चाहिए या ज़मीन में? आपका क्या उन लोगों को सलाह है, सजेशन है भाई, किस में उसे ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा एंड विच इज़ अ बेटर एसेट? दोनों पॉइंट अपनी अपनी जगह ठीक हैं, ऐसा नहीं कह सकते इसमें कोई एक जनरलाइज बात की ये बेहतर है, कुछ है। अगर आपको सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट एक ठीक अमाउंट में इन्वेस्ट कर सक मतलब आपका एज एन ये है कि इन्वेस्टमेंट करना है और उसको आपके ऑक्यूपेंसी और यूटिलिटी का जैसा कोई एंगल नहीं है, तो आप ऑफकोर्स लैंड में इन्वेस्ट कर देते हो, वो आपको अप्रिसिएशन बेहतर दे देती है, फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर पूरी रहती है। अपार्टमेंट और उसका पॉइंट है, उसमें अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे सही समय इन्वेस्ट करने का होगा एट द टाइम ऑफ बुकिंग। प्रोजेक्ट जब अनाउंस होता है उस टाइम पर अगर आप उसके अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आपको अप्रिसिएशन काफ़ी अच्छा मिलेगा। लेकिन अगेन उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि देन क्रेडिबिलिटी ऑफ दैट बिल्डर, और वो बहुत मायने रखती है, क्योंकि प्रोजेक्ट का आपका अनाउंसमेंट उस पे डिपेंड करता है, लेकिन उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन, टाइमली कंप्लीशन एंड ऑल, ये सारी बातों से होकर पहुंचेगा, तब जाके वो चीज़ आपको रिजल्ट निकलेगी। तो इसमें ये है कि ये कोई बहुत जनरलाइज बात हो नहीं सकती, करेक्ट। ये कई अलग अलग
पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आप क्या-क्या करते हो, वो वाली बात मुझे ज़्यादा लगती है। अगर आपको अपार्टमेंट में इन्वेस्ट करना है, तो आपके लिए कंस्ट्रेंट्स अलग हो जाएँगे, पैरामीटर्स अलग हो जाएँगे कि साइट का पोटेंशियल, कन्वेंस, आपकी या मेरे को कनेक्टिविटी। क्वेश्चन है थोड़ा-सा अगर आपसे मैं जानना चाहूँ तो, आप किसी घर को देखते होंगे जो आप सेल्फ यूज़ के लिए ले रहे हो। आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्फ यूज़ पीपल क्योंकि जिसको घर पे छत चाहिए, यूज़ करना है, रेंटल चाहिए उसके लिए फ्लैट है। जो इंसान इन्वेस्ट कर रहा है लमसम अमाउंट जिसको अभी लिक्विडिटी की ज़रूरत नहीं है तुरंत और वो लॉन्गर टर्म होल्ड कर सकता है क्योंकि लैंड इज़ कॉस्टली एंड ऑल्सो इट टेक्स टाइम ऑफ 6-7 इयर्स दैट व्हाट आई थिंक 6-7 साल लगते हैं डेवलपमेंट फेज़ को आने में हुँ। और 6-7 साल में वो डेवलपमेंट फेज़ बढ़िया लेवल पे बढ़ जाती है और उस इंसान को उसका फ़ायदा मिलता है जो लैंड में इनिशियली एंट्री लेता है। बट जो लोग सेल्फ यूज़ के लिए ले रहे हैं, फैमिली ले रही है एक अपार्टमेंट, तो क्या आप किसी घर में घुस के उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को जज कर सकते हो या ये सिर्फ़ हम बिल्डर के जो क्रेडिबिलिटी पे ही भरोसा करके छोड़ सकते हैं? या हम इसमें घुस सकते हैं डीप लेवल पर कि भई कैसे होता है कंस्ट्रक्शन, क्या हो रहा है, क्या आरसीसी यूज़ कर रहे हैं? आजकल लोग माई वन कंस्ट्रक्शन बहुत करते हैं। तो क्या ये सब चीज़ लोगों को देखनी चाहिए या भरोसे रखनी है उसको बिल्डर नहीं है, डेफ़िनेटली देखनी चाहिए। बिल्डर की क्रेडिबिलिटी से ये बात डिसाइड होती है काफ़ी हद तक, ये बात सच है। लेकिन अगेन अगर आपने एट द टाइम ऑफ बुकिंग और उस फेज़ में अगर आप इन्वॉल्व हुए हो तो आप तो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को आप जनरली खुद भी जाके टाइम पे देख के समझ सकते हैं। पॉसिबिलिटी तो वो भी, हालाँकि आपको उस बात को समझने का कितना सेंस है, वो प्रैक्टिकली ये बात कितनी पॉसिबल है, ये सारे मुद्दे अलग हो जाते हैं। आप जैसे आजकल तो हर चीज़ में कंसल्टेंट और एक्सपर्ट्स होने लग गए हैं। करेक्ट। आपको अगर गाड़ी भी खरीदनी है, इनफैक्ट ओल्ड ओल्ड कार्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही सेटअप्स, नई गाड़ियों के लिए भी, क्योंकि कई बार मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट जैसे मुद्दे भी आ जाते हैं। आजकल इस तरह के एक्सपर्ट ओपिनियन की एजेंसीज या कुछ हो गए हैं, जो आप जाके आपकी नई जो गाड़ी डिलीवर होने वाली है, उसकी भी प्री एक तरीके इंस्पेक्शन हो जाती है। उसके अकॉर्डिंग वो मॉडल या वो पीस पर्टिकुलर फॉर दैट पीस, वो पीस आपके लिए सूटेबल और फेवरेबल है या नहीं। तो ये घर के लिए भी है, कंसल्टेंट है, लोग हैं, और कौन है, आर्किटेक्ट्स हैं, राइट। इंजीनियर्स हैं, हुँ, हुँ। बट ये बहुत इन्फ्लुएंसर, इंटरेस्टिंग पोजीशनिंग है। influencers who are presenting and selling the houses. I'm not talking about them. What knowledge they carry, I don't know. But आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स वो तो यहाँ सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। तो आप अगर किसी बिल्डर के साथ में कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो आप किसी इंजीनियर को इन्वॉल्व करिए, हायर हिम। जो आपने गोल्डन रूल बताया तो बड़ा इंटरेस्टिंग बट मुझे लगता है थोड़ा इंडियन माइंडसेट है कि भाई वो एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना चाहता किसी कंसल्टेंट को इन अ वे। बट कोई पर्सन अगर सीरियस है तो प्लीज़ टेक दिस एडवाइस रियली नाइसली। एक बहुत कॉमन लेवल पे एक बंदे को आप क्या ये समझा सकते हो जो बिल्डर बोलता है ना मेरी हाई राइज में माई वन कंस्ट्रक्शन है, कोई बोलता है आरसीसी है, तो ये माई वन कंस्ट्रक्शन है क्या? क्या इसका कुछ फ़ायदा है? कोई बायर उसके लिए प्रीमियम पे कर रहा है? बेसिकली लाइट वेट कंस्ट्रक्शन, गुड क्वालिटी एंड फास्ट कंस्ट्रक्शन, ये और माई वन बेसिकली एक जो कंपनी जिसने, यूरोपियन कंपनी जिसने इसको थोड़ा सा पॉपुलर किया था, उसी के बेस पे टर्म थोड़ा पॉपुलर हो गया है। उसमें एल्यूमिनियम के पैनल्स यूज़ किए जाते हैं फॉर द एग्जीक्यूशन। जैसे अभी साइट पर हम ब्रिक्स एंड मोटार और उससे वॉल्स क्रिएट करते हैं, वहाँ ऐसा होता है जैसे आरसीसी की शेयर वॉल बनती है, उसी तरह से आपके एल्यूमिनियम के पैनल्स के स्ट्रक्चर होते हैं, उसके अंदर स्टील और कंक्रीट पोर होता है, उसके बाद उसकी कास्टिंग हो जाती है, कास्टिंग बाद उनको रिमूव करके ऊपर के फ्लोर पे, जस्ट एज आरसीसी कंस्ट्रक्शन के अंदर जो जिस प्रोसेस से फ्रेमवर्क डिज़ाइन होता है, उस प्रोसेस से लगभग पूरी बिल्डिंग डिज़ाइन हो जाती है। वो बिल्डिंग फास्ट रहती है, लाइट वेट रहती है, और क्या बोलते हैं, फिनिशिंग क्वालिटी अच्छी होती है, और हाँ, मतलब कम मतलब स्पेस। जैसे वृंदावन में, मथुरा में हमारे यहाँ देखते हैं हम खारे पानी की बड़ी समस्या है, नोएडा में भी है। और खारे पानी से मैंने ऐसा अक्सर देखा है मेरे घर में भी, नो मैटर हाउ वेल यू ट्राई टू यूज़ गुड पेंट वगैरह, इतनी नॉलेज तो मुझे नहीं है कंस्ट्रक्शन की, बट वो एक डम्पनेस रह जाती है, सीलन रह जाती है। तो क्या इस माइवन कंस्ट्रक्शन से सीलन से बच सकता है इंसान? सीलन बेसिकली, हाँ, वो ठीक है। देखो, थोड़ा एनवायरनमेंट के अंदर जो मॉइस्चर रहता है, सॉल्ट कंटेंट है, वो चीज़ रहती है, वो कहीं न कहीं आपकी बिल्डिंग को किसी तरह से इफ़ेक्ट कर ही देती है। लेकिन वैसे जो डैम्पनेस है, डैम्पनेस मेजरली इट इज़ ड्यू टू लैक ऑफ पुअर, जो आपका नॉर्मल कंस्ट्रक्शन है, उसमें भी अगर आप प्रॉपर मेथड और चैनल से चलोगे, तो जो सीपेज है, लीकेज है या डैम्पनेस है, इन सब चीज़ों की शिकायत नहीं आती। लैक ऑफ जो कंस्ट्रक्शन मेथड और टेक्नोलॉजी मौजूद है,
लेकिन अपन उसको एग्जीक्यूशन में उस बात को ला नहीं पाते। थोड़ा सा प्रीमियम पे करना पड़ता है। यू नीड गुड कॉन्ट्रैक्टर्स, यू नीड प्रॉपर असेंबलिंग ऑफ द टीम, सारा सिस्टमैटिक चाहिए, उतना अपन लोग करते नहीं, इसलिए कमियां ज़्यादा रह जाती है। समझिए। ठीक है, जैसे कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी पे बात आ चुकी है, स्पीड पे आपने पॉइंट बोला, फास्ट भी बनता है, तो आई थिंक ये भी एक वन ऑफ द बेनिफिट हो गया। कई बार मैं नोटिस कर रहा हूँ आजकल, जब मैं वृंदावन में पहले आता था, कंस्ट्रक्शन स्लो चलता था, 3-4 महीने 6 महीने में इतना मेरे को मेजर चेंज नहीं दिखता था, वर्सेस टुडे व्हेन आई कम बैक एंड आई सी ए बिल्डिंग रियली डेवलप्ड। जैसे अपने छठीकरा रोड पर ब्रजवासी होटल बना, वो मेरे को लगता है 4 से 8 महीने में बन गया। पहले तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। क्या ये कुछ एक अलग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो हर प्रोस्पेक्ट में हो रहे हैं। मतलब अब तो जैसे अगर आप बात करोगे कि अभी रिसेंटली चाइना में दे हैव असेंबल्ड 200 200 सवा 200 मतलब अपार्टमेंट्स हैं, 200 टू 225 अपार्टमेंट की एक बिल्डिंग है। उन्होंने उसको 5 दिन में असेंबल किया है। क्या बात कर रहे हो? 250 अपार्टमेंट्स 200 5 से दिन में 250 ऐसा assemble कुछ है, करते हो? 200 फिगर ऐसा कुछ है, वाह! और उसको 5 दिन में असेंबल किया है। तो बेसिकली उनका जो प्रोडक्शन लाइन है वो फैक्ट्री में हुई है। ओके। वो चीज़ें वहाँ असेंबल हुए हैं, वो कंटेनर स्टाइल मेटल के बॉक्सिंग डिज़ाइन के मॉड्यूल फिक्स हैं। उसके बाद वो हैं और वो बेसिकली उसमें वेल्डिंग भी ना होके नट बोल्ट स्क्रू वाला सिस्टम है, मॉड्यूल के ऊपर मॉड्यूल सेट करना, जैसे अपने वो गेम होते हैं ना कुछ, अच्छा, लेगोस की लेगोस, यस लेगोस, नाइस। लेगोस की तरह दे आर डूइंग इट दैट वे। तो ये लगता है ये फ्यूचर भी है कंस्ट्रक्शन का, फ्यूचर ही है, क्योंकि ये कंक्रीट के प्रोसेस से, ब्रिक मेसनरी के प्रोसेस के से कंस्ट्रक्शन को गुजरने का जो प्रक्रिया है, साइट पर जो मैस और केओटिक चीज़ें क्रिएट होती हैं, तो उसका सोल्यूशन भी है। मतलब ये जो लेगोस वाली बात है, और ये जैसे कई सारी बात है। अब जेनजीज के जो पॉइंट आगे जो फ्यूचर है, जो लोग हैं उस तरीके से, क्योंकि कौन सी बड़ी बात है कि किसी को आज कोई मतलब लोग मेंटालिटी ऐसी हो गई है ना कि अब कुछ दिन जयपुर रहना है, मुझे जयपुर में काम करना है, देन आई वो विश टू स्पेंड वर्क 3 इयर्स वाह! वर्क फ्रॉम गोवा, कभी कुछ कहीं किसी से, तो ठीक है। अब लोग अकोमोडेशन को इस तरह से रखते हैं, दे उनके उनकी किताबें और कपड़े ही उनकी चीज़ें हैं, बाकी तो जब जहाँ जिस गेस्ट हाउस जिस सेटअप में रह रहे हैं वहाँ की चीज़ें वो एंजॉय कर रहे हैं। तो इस तरीके से भी पॉसिबल है। माइट भी फ्यूचर के अंदर क्या होगा, फ्यूचर के अंदर शायद लोगों के पास अपनी कैरावेन वाले एंगल पे लोग एग्जिस्ट कर रहे होंगे, आपके पास अपना एक 2 कंटेनर का बिना बनाया हुआ एक सेटअप है, उसको आप उसी में आप जयपुर रह रहे हो, उसी को ट्रांसपोर्ट के थ्रू आपने दिल्ली ट्रांसफ़र करा दिया, उसी को फिर आपने फ्यूचर के अंदर तो बातें क्योंकि कई तरीके से कनेक्ट होंगी। टेक्नोलॉजी एक तरफ एडवांस हो रही है, फिर जो जनरेशन डेवलप हो रही है उसका सोचने का तरीका क्या है, वो उसके साथ में कैसे ब्लेंड इन करती है, तो आगे तो ये चीज़ें और इंटरेस्टिंग होती चली जाएँगी। समझिए। कोई इंसान इंडिया में आज के टाइम में कंस्ट्रक्शन कर रहा है और अगर कोई कमर्शियल सेटअप बनाना चाहता है, मान लो आप बहुत ज़्यादा नहीं तो 11 मतलब 1000 से 2000 गज मान लो आप, कोई लमसम एग्जांपल, कितना फास्ट उसको कंप्लीट कर सकता है वो बना? कितने टाइम में बन सकता है वो? हाँ, कन्वेंशनल जो मेथड है उस कंस्ट्रक्शन के साथ में, तो अगर आप कोई बढ़िया हाई एंड घर बना रहे हो तो 1.5 साल की प्रक्रिया तो वो है एटलीस्ट, 1 से 1.5 साल की प्रक्रिया है एटलीस्ट। और इसमें कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं लगा सकते? मैं वो कह रहा हूँ, अगेन इट डिपेंड्स कि हाउ यू परसीव द पिक्चर ऑफ दैट प्रोडक्ट। गॉट इट। आपका डिज़ाइन स्केल किस तरह का है? अगर आपको जैसे कुछ वर्नाक्युलर स्टाइल का जो होम स्टेज और उस तरह की चीज़ें डेवलप हो रही हैं, आजकल इंस्टा पे काफ़ी चीज़ें आती हैं। अल्टीमेटली बात आ गई पर्सनलाइजेशन पे, जो हाँ, आप बस राइट, बोला, और बिल्कुल आप बोला इंडस्ट्री लेवल हाँ, पे हाँ, हाँ, हाँ। फैक्ट्री की तरह बन रही है चीज़, तो फास्ट बनेगी। एग्ज़ैक्टली आप इस चीज़ को कैसे परसीव करते हो? कुछ लोग बहुत अलग से इमोशनल होते हैं, उनको वॉल्यूम, फ्रेंच विंडोज़, कर्टेन, अब उस कन्वेंशनल मेथड से आपको जाना है तो जो एक निश्चित समय वो लगेगा ही। हाँ, अच्छी टीम डिप्लॉय करके थोड़ा मैनेजमेंट बेहतर रख के आप थोड़ा समय और समय भी बचा सकते हो और क्वालिटी भी बेहतर कर सकते हो। और अगर आप इस तरीके के वर्नाक्युलर सेटअप हो गए या कंटेनर सेटअप हो गया या फैक्टराइज़ इस तरह की पॉइंट पे अपन जाओगे, तो आप इसमें आप शायद हो सकता है कि आप ऑर्डर कर सकते हो आप अपनी बिल्डिंग। अभी मैंने एक लेटेस्ट न्यूज़ सुनी थी, ड्यू टू वॉर जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कॉस्ट है वो 20 से 25% बढ़ गई है। हुँ। कुछ मेरे नोन में लोग भी हैं जो रोड कंस्ट्रक्शन में हैं, वो भी कह रहे थे एक मटेरियल है जो चारकोल या क्रूड ऑयल की मदद से बनता है, उसके प्राइसेस बढ़ गए हैं 2.5 टाइम्स। तो अभी क्या ये बात सच है, बीइंग इन द कंस्ट्रक्शन डोमेन, की हाँ, जो लोग पहले घर बनाते थे उससे महंगे घर बनेंगे?
सर बनेंगी ना, क्योंकि आपका कंसेशन का जो भी जितना भी प्रोसेस है उसके अंदर ये जो चाहे वो नेचुरल गैस है, चाहे वो पेट्रोल है, डीजल है, कोई भी फ्यूल एनर्जी जो है वो सारी की सारी वही वो तो चाहिए ही चाहिए। बात है, सही बात। आपका ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है बहुत सारी चीज़ें। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। आपको मशीनरी भी है। हाँ, आपको जैसे टाइल्स बन रही हैं तो वो फैक्ट्रीज गैस से ही चल रही हैं। सही तो बात आपको या तो गैस की डिपेंडेंसी मटेरियल प्रोडक्शन के लिए हो सकती है, मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो सकती है, साइड पे एग्जीक्यूशन के लिए भी हो सकती है, कोई चीज़ का कुछ भी, मतलब वो तो अगर ये तो डायरेक्ट इम्पैक्ट्स हैं। थोड़ा कॉस्ट बढ़ गई है। डेफिनेटली बढ़ी है। क्या ये कभी कंट्रोल में आएगी या इतनी ही रहेगी? अब कई बार ऐसा होता है कि आप सब्जेक्टिव चीज़ की वजह से कोई चीज़ कॉस्ट बढ़ जाती है तो उसका एक करेक्शन हो जाता है मार्केट में। बाकी जनरली तो प्रोसेस तो ग्रो करने का है, महँगाई तो बढ़ ही रही है। नहीं मतलब मैं ये ड्रॉ करना चाह रहा हूँ कि एक जेन ज़ी पर्सन या एक पर्सन जो 25 साल का है, पहले के ज़माने में घर लेता था, अब वो प्राइसेस शूट करते-करते इस लेवल पे आ गई है और अब जो बिल्डर घर बना रहा है, उसकी भी कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, ज़मीनों की कॉस्ट बढ़ रही है, तो वो क्या प्रॉपर्टी के प्राइस डाउन नहीं जाएँगे? इस बात से तो मुझे यही समझ में आ रहा है। मतलब अभी कहना चाह रहे हो प्रॉपर्टी प्राइस डाउन जाएँगे? नहीं जाएँगे इस चीज़ को देखते हुए। बहुत लोग बोलते हैं ना भाई इंडिया के प्राइसेस हैं, क्रैश करेगा। इससे तो मुझे नहीं लगता है कभी क्रैश करेगा, मुझे लग रहा है ये और बढ़ने ही वाले हैं। तो क्रैश अगेन आप क्रैश किस चीज़ को बोलते हो? ये बात है क्रैश किस चीज़ को बोलते हो? मतलब क्रैश एक तो ये होता है कि बिल्डर ने आज के तारीख में लैंड के प्राइस जो हुए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से और उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट मटेरियल के ऊपर कॉस्ट के ऊपर कर रहा है उससे वो प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है, फिर उसमें प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है। राइट, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई मतलब अगर नेगेटिव पॉइंट रह जाते हैं वो क्रैश होना है, वो वाली बात बिल्कुल संभव है। ये राइट। चीज़ अलग है क्योंकि हाइप होती है, हाइप सही क्रिएट हो जाती है, बबल क्रिएट हो जाता है। मार्केट कई कुछ दिन तक अगर किसी कारण से अगर नेगेटिव में चल रहा होता है, तो वो प्रॉब्लम को टेम्परेरी हटने के बाद मार्केट अननेसेसरीली एकदम से एक रिलीफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ता है, स्पीड देता है, तो वो सारे मुद्दे तो देखो अलग हो सकते हैं। पर इस बात को मेरा समझने का तरीका ऐसा है कि मार्केट क्रैश होने का मतलब क्या हुआ? भई हिंदुस्तान में अभी भी मैक्सिमम आदमी के पास घर नहीं है ना, तो ये प्रॉब्लम तो तभी सॉल्व होगी जब उनके घर हो जाएँगे। ये अगर डिमांड एंड सप्लाई का असली गैप कब है? डिमांड एंड सप्लाई का असली गैप ये है कि सबके पास घर हो गए, बावजूद इसके बिल्डिंग किसके लिए बन रही हैं? सही बात। अभी पॉइंट ये है कि हिंदुस्तान में लोग गरीब हैं, तो क्या वो इतने महँगे घर खरीद पाएँगे? बिल्डर्स ने उनमें जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है, क्या उनको उसका रिज़ल्ट मिल पाएगा? उस कंडीशन पे हम क्रैश को मतलब जज कर रहे हैं, उस पे बात कर रहे हैं। सही तो पॉइंट ये है कि शायद फ्यूचर में ये करेक्शन हो सकता है कि जो लैंड की कीमत पहुँच के वहाँ पहुँच गई है, वो शायद उसमें करेक्शन आए। उनके प्रॉफिटेबिलिटी के मार्जिन में उसमें करेक्शन आए। गवर्नमेंट के जो रेगुलेशंस हैं वो इंटरवीन करके वो चीज़ों को कहीं न कहीं करेक्ट करें, उस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन ये मार्केट कंस्ट्रक्शन का मार्केट ऐसे क्रैश होगा इस बात को मैं बिल्कुल नहीं देख पाता हूँ। क्योंकि लोग कहाँ रहेंगे? लोगों को तो अभी घर चाहिए। सही बात है। अभी तो हिंदुस्तान के अंदर आई डोंट थिंक कि 30-40% लोगों के पास भी घर होंगे। आई एम नॉट श्योर अबाउट द फिगर बट मैं एक जनरलाइज़्ड बात कह रहा हूँ। उससे अभी तो इतनी जनसंख्या है जिसको घर की ज़रूरत है। नहीं मतलब मैं इसको ऐसे भी देखता हूँ कई बार कि पहले है ना एक तरीके से जॉब मार्केट भी सर्टेन था थोड़ा बहुत। जी। इंजीनियर लाइन में जो जैसे मैं भी कॉलेज से हूँ आईटी प्रोफेशनल में देखता हूँ सर्किल में एक सर्टेनिटी थी, लोग हाई पेड जॉब में थे बिकॉज़ ऑफ दैट वो ईएमआई पे घर ले लेते थे, होम लोन में। बट मैं मतलब देख रहा हूँ काफ़ी सर्किल में उसकी भी सर्टेनिटी कम हो गई है। तो इस कारण भी हो सकता है जो आपने पॉइंट बोला ना सॉल्यूशन वाइज़ तो यस डिमांड हमेशा ही रहेगी। बट इन अ वे ऑफ प्राइसिंग वो अब अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा? इसमें मैं कभी भी सोचता हूँ पता नहीं इफ आई एम राइट और रॉन्ग मुझे लगता है जो लोग खरीद लेंगे ना इन घरों को, वो लोग इस रेंट को कमांड करेंगे। आगे जाके ये हो सकता है कि वो जो रहने वाला जेन ज़ी हो वो रेंट पे ही रहेगा, खरीद तो पाएगा नहीं। अब वो रेंट कितना भी कर सकता है और उसको वो अपना खुद का घर नहीं कर पाएगा ऐसा मुझे कभी-कभी लगता है। हाँ, मतलब जेन ज़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अब वो फिर अगेन माइंडसेट की बात है। वो सिर्फ़ घर का पॉइंट ही नहीं क्योंकि होता क्या है कि पहले एक डिसिप्लिन एक एक सिस्टम था लाइफ के लिए ना कि एक एक्टिविटी इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, आप इतनी एज के हो गए, आपकी नौकरी लग गई, थोड़ा-सा स्टेबल हुए, अब आपको शादी करनी है, फिर फैमिली एक्सपेंशन करनी है। तो जेन ज़ी के इकोसिस्टम में भी शादी ही नहीं कर रहे या बहुत लेट शादी कर रहे हैं। तो उनके लिए वो मुद्दे चालू ही उस एज के बाद हो रहे हैं। फिर वो एक स्टेबल जगह पे रहना नहीं चाहते। एग्ज़ैक्ट
ये तो कल्चरल शिफ्ट ही हो गया। हाँ, वो शिफ्ट हो गया ना पॉइंट पे कि वो उनको कभी कुछ दिन यहाँ रहना है, कुछ दिन फिर वहाँ रहना है, तो अभी उनको उस इकोसिस्टम की रिक्वायरमेंट ही महसूस नहीं होती। उनको एक जब हाँ, जो डिसाइड करते हैं, कोई 40 की एज में आके डिसाइड कर रहा है, आई नीड टू सेटल एंड हैव अ फैमिली। अब उसमें भी ऐसा हो रहा है कि वो अगर 2 लाइक माइंडेड लोग कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो फिर सोच रहे हैं कि अपन कैरावेन का इकोसिस्टम डेवलप कर लें। मतलब ये जो सीड्स हैं, ये सोसाइटी में सीड शुरू तो हो गए हैं, आपको कहीं न कहीं दिख जाता है नहीं आप एक्टिवली सोशल मीडिया पे, तो ये चीज़ अब वो वैसा है। तो 35 से 40 साल की एज में जब जिनकी शादियाँ हो रही हैं, उस एज में शादी हो रही है, दैट इज़ नॉट अ मैरिज, दैट इज़ अ म्यूचुअल एग्रीमेंट। इंसान, पर्सनैलिटी उनको देखते हुए, तो वो फिर पहले उस फ्रीडम से वहाँ से निकल के आए, तो अब उनके लिए घर किस तरह से एग्ज़िस्ट करता है, किस तरह से नहीं करता है, तो माइट भी हो सकता है वो एक एज में आके डिसाइड करेंगे, अब हमको घर चाहिए। कुल मिला के घूम के, देख के, समझ के जगह को, उसके बाद ये देखें कि हाँ, ये सस्टेनेबिलिटी, लाइफ़ और उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें परमानेंट शिफ्ट करना है और यहाँ लेना है। फार्म हाउस का एंगल हो सकता है किसी का अर्बन हो सकता है, रूरल, बात कुछ भी रह सकती है, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस, मतलब मुझे जो लगता है जेन ज़ी का जो सेंस है वो ये है कि ओवरऑल सिस्टम को एक्सपीरियंस करना, एक्सपीरियंस करने के बाद फिर डिसाइड करना कि आई विश टू सेटल विद whom एंड हाउ, किस तरीके से सेटल होना है। वो एक पॉइंट रहेगा, उससे बाद जाके समझ में आएगी कि उनको मतलब कैसे सही चीज़ें करनी है, क्या है। सही बात है। कई बार मैं ये भी देख रहा हूँ, क्या पता नहीं सच होगा या नहीं होगा, शहरीकरण जितना हो रहा है, लोग गाँव से शहर में आते हैं ग्रोथ के लिए। कई बार मैं ये भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग अब माउंटेन से काम करना चाहते हैं, जैसे आप बता रहे हो, बहुत सारे लोग गाँव में भी काम करना चाहते हैं। ये भी कहीं न कहीं एक डबल मेथड आ रहा है, और जो गाँव वाले लोगों से बात करते हैं ना, वो लोग ये बोलते हैं भाई शहर में ही ग्रोथ है, एंड व्हिच इज़ आल्सो राइट, यू गेट टू मीट पीपल लाइक माइंडेड। बट आज के टाइम में इंटरनेट ने एक सुपर पावर दे दी है, एनीवन कैन बिल्ड एनीथिंग फ्रॉम अ विलेज, राइट? तो बढ़िया, मतलब राइटली सेड। बट ये जो विलेज है फ्यूचर में, मैं क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, जिनके आसपास खेत हैं, जिनसे हम खाते हैं, अल्टीमेटली उस सिटी में रहकर उस इंसान को ना तो एयर अच्छी मिल रही है, ना उसे खाने में सब्जियां मिल रही है अच्छी, तो क्यों वो रह रहा है शहरों में? मतलब मैं भी, मतलब कई बार क्वेश्चन करता हूँ खुद, मैं एक टियर वन सिटी में ही रहता हूँ, बट मैं आई आई क्वेश्चन इट सो मेनी टाइम्स कि व्हाई द हेल वी आर जस्ट पेइंग money to live in a place where there is no good air, no good food, but is it because of the race, life, or what? बेसिकली क्या होता है सर, कोई नहीं, सवाल जो है, वो सवाल पूछते 20, 25, 30 साल लग जाते हैं, तब जाके वो सवाल सबका सवाल बन जाता है, जनरलाइज़ हो जाता है, फिर उसको उस तरीके से बात की जाती है। अभी कुछ समय से, कुछ सालों से, 2, 4, 5 साल से ही ये बात होने लगी है कि रूरल सेटलमेंट की बात, अपन जो कनेक्टिविटीज़ बेहतर हो गई हैं, आपके पास कन्वीनियंस के मेथड अच्छे हैं, तो क्यों नहीं आप एक फार्म हाउस वाले इकोसिस्टम में क्यों नहीं रह लेते, आप शहर के अंदर क्यों रह रहे हो? ये बात कुछ दिन से चलने लग गई है। तो ये बात लोगों को जब गाँव से शहर आना हुआ, वो तभी भी एकदम से एक ही दिन में थोड़ी आ गए होंगे। जो पहले क्या होगा, वो सबसे यही कहता होगा कि यार यहाँ कुछ नहीं है, वहाँ डेवलपमेंट है, इतनी चीज़ें हैं, इतनी सुविधाएँ हैं, क्योंकि वहाँ उस टाइम पर जो पोल्यूशन और जो नेगेटिव चीज़ें थी, तब शहरों में उस तरीके की नहीं हुआ करती थी। तो वो पैसा भी वहाँ था, तो वो चीज़ लोग फ़ोर्स ही उसको करते थे। लेकिन उसको फ़ॉलो करते हुए लोगों ने जनरली बाय एंड लार्ज मान लिया कि ये ठीक है यार, हमको शहरों की तरफ जाना चाहिए। इस प्रोसेस को अचीव होने में 20, 25, 30 साल लग गए। तो ऐसे ही इस बात को जो आप कहना चाह रहे हो, इस बात को समझने में भी एक ही दिन में क्यों समझ में आएगी लोगों को? मुझे तो नहीं लगता आनी चाहिए। सही बात। जब जो आदमी जिस तरीके से, अब किसी ने कोई अचीव कर लिया, अब वो फाइनेंशियल फ्रीडम पे आ गया, तो अब उसको ये वाला पॉइंट दिख रहा है कि व्हाट टू डू नेक्स्ट। लेकिन जिनके लिए सवाल अभी भी दूर है, तो उनको तो अभी उस सिस्टम के अंदर एग्ज़िस्ट करना भी पड़ सकता है। और इसी से ही मुद्दे शिफ्ट होंगे। जैसे अभी तक हम लैंड के बारे में जो बात करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ लैंड को हम एप्रिसिएशन की नज़र से देखते हैं, इसके अलावा किसी और नज़र से नहीं देखते। मुझे लग रहा है कि शायद कुछ साल के बाद फ्यूचर में, जो अगेन हम जेन ज़ी की जो बात कर रहे थे, कि दे स्टार्टेड एज़ एन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखते हैं। फिर करते-करते एक्सपीरियंस करने के बाद उनका जो भी एक रिज़ल्ट और इक्वल्स होता है, उसके हिसाब से वो चीज़ों को आगे डिज़ाइन करते हैं। मुझे लग रहा है घर के कॉन्टेक्स्ट में बात ये कभी नहीं, सिर्फ़ ये बात नहीं देखी जाएगी एप्रिसिएशन का पॉइंट, पॉइंट ये भी रहेगा, इज़ इट लिवेबल, ब्रीदेबल, एन्जॉयबल, वर्केबल? वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जगहों को देखेंगे, तो अगर उस नज़र से आप भी अगर चीज़ों को देखो, तो आपको भी समझ में आएगी कि कुछ गाँव के अंदर कुछ कनेक्टिविटी, अच्छे रोड से अगर डाउन आप उतर रहे हैं, ऐसा कोई कनेक्टिविटी, और आपको एक बढ़िया कम पैसों में एक खेत और वो डेवलपमेंट, वो चीज़ मिल जाता है, बिजली का इकोसिस्टम आप डेवलप भी कर सकते हो। मतलब इट इज़ नॉट मतलब बहुत
नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसी सिचुएशन भी नहीं है कि मतलब हाउ विल मतलब बहुत मुश्किल से मैनेज हो पाए, ऐसा नहीं है। अब ये हो गया कि बहुत ईज़ी तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ, अगर आप थोड़ा मेहनत और प्रयास करते हो तो आप सेल्फ सस्टेनेबल इकोसिस्टम बहुत ईज़िली बना सकते हो। सही बात है। पावर का जनरेशन है, वाटर मैनेजमेंट है, और आपने अपना वहीं के वहीं फ्रूट्स हैं, फार्म टू प्लेट वाला जो एंगल है वो चीज़ सेटल कर ली, तो उसको करना इतना मुश्किल नहीं है जो पहले हुआ करता था। ट्विटर पे बड़ी एक वायरल है इस तरीके की इमेज कि एक एंटरप्रेन्योर एक जगह को इसी तरीके से डिज़ाइन करता है, जहाँ सोलर सिस्टम, खेती, घर, ग्रीनरी एंड एवरीथिंग इन द सेम सिस्टम एंड दैट राइटली सेट सेल्फ सिस्टम थोड़ी मेहनत करके। और बहुत मज़ेदार पॉइंट लगा कि ये सवाल करने वाले के लिए भी एक चाहिए, अचीवमेंट चाहिए और उस तक पहुँचने के बाद ही वो सवाल कर पाएगा। फिर उसका जवाब ढूँढने के बाद कुछ भी होगा और ये प्रोसेस होने में भी मतलब शायद 25-30 साल भी कम है। पता नहीं, मतलब मेरा एक पॉइंट है कि किसी बात को समाज का एक जनरलाइज़ सवाल बनने में समय लगता है। लोगों का समय हमेशा ऐसा होता अब है कि क्वेश्चन मार्क बनेगा बड़ा। हाँ, हाँ, हमेशा ऐसा होता है कुछ लोग प्रॉब्लम को बहुत पहले फोर्स ही कर लेते हैं। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। वो भी एक्सपीरियंस से आता होगा। वो एक्सपीरियंस से आता है उनको। उनको जैसे कई बार क्या होता है कि आपको दिखता है कि 5-6 अलग-अलग मूवमेंट होते हैं किसी एक डायरेक्शन में, आप कुछ कुछ उसमें एक आभास हो जाता है। एग्री। यंग गाइज़ आर मूविंग, ये फलानी चीज़ कुछ भी, मतलब उससे एक वो हो जाता है कि हाँ, इसका फ्यूचर ये है कि इस पे ये इम्पैक्ट पड़ने वाला है। कई लोगों को नहीं होता, कई लोगों को जब तक कोई चीज़ टच नहीं हो जाए, जब उनको फ़ील होगा दर्द किसको कहते हैं। किसी को देख के हो जाता है, किसी को महसूस करके हो जाता है कि यार ये बल्ज है, तो ये कहीं न कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करने का सोर्स बन रहा है। तो वो लोगों के आइडेंटिफ़िकेशन की बात है, धीरे-धीरे करके लोग मुझको समझते जाते हैं, लोगों के मुद्दे बनते जाते हैं। ये इस तरह की बात हो सकती है। अरे मतलब लाइक नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड। जेन ज़ी जो लोग हैं, उनका माइंडसेट आपको वैसे मुझे लगता है बहुत अच्छे से पता है, नहीं तो मैंने देखे हैं बहुत सारे लोग बहुत रिलक्टेंट होते हैं, एम्पैथेटिकल नहीं होते उतने। आप काफ़ी रिलेट कर पाते हो उनकी लाइफ़स्टाइल से और आप उनको समझते भी काफ़ी हो। तो कोई एक ऐसा मैसेज आप देना चाहेंगे टू द ऑडियंस, टू द जेन ज़ी पीपल? नहीं, आप इस बात को काफ़ी ठीक कह रहे हैं कि नॉट एग्ज़ैक्टली एम्पैथेटिकल, मुझे बस इतना लगता है कि वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं। और ऐसा नहीं, ये सिर्फ़ जेन ज़ीज़ के लिए नहीं है, ये हमेशा ऐसा ही होता है। आपसे पुरानी जो नई जनरेशन होती है, वो पुरानी जनरेशन के मुकाबले बेहतर होती है, समझदार होती है। इसी को सॉफ्टवेयर अपडेट कहते हैं। सॉफ्टवेयर एक लॉन्च होता है, फिर समय के साथ वो अपडेट होता रहता है, अपग्रेड होता रहता है, उतना ही पॉइंट है। तो मुद्दा ये है, जेन ज़ी को देख के जो बात समझ में आती है, जो थोड़े लिटरेट हैं, ये साइंटिफिक अप्रोच से उनकी बात चलती है। जहाँ अप्रोच अगर साइंटिफिक हो गई, आपका सोचने का तरीका, लोगों को चीज़ों को परसीव करने का तरीका, उनको समझने का कि ये किस रिस्पेक्ट में ये बात बोली गई है, किस वेन्यू न्यूट्रल वेन्यू से उस बात को देखा समझा जा रहा है, वो अप्रोच एक बार अगर सोसाइटी के अंदर आने लग जाती है, तो फिर उस चीज़ में ग्रो करती है। तो मुझे मतलब ऐसा नहीं लगता मेरे पास कोई बहुत ऐसा स्पेशल एडवाइस है इस कहने के लिए। बस ये लगता है कि हाँ, आप अपना न्यूट्रल वेन्यू से अगर आप चीज़ों को देखते रहेंगे, अब न्यूट्रल टास्क इज़ हाउ टू अचीव अ न्यूट्रल वेन्यू, या स्टैंडिंग एट अ पोजीशन व्हिच इज क्लोज टू न्यूट्रल वेन्यू, कि आपका जो भी सोचने का तरीका है, जो बहस है, वो किसी मुद्दे से बना हुआ नहीं हो तो बहुत अच्छा है। मतलब इस तरह के अगर अप्रोच से अगर आप चलोगे तो चीज़ें समय के साथ, रैशनैलिटी इज़ रैशनैलिटी की अप्रोच जो है, बढ़िया, बढ़िया। न्यूट्रैलिटी, बेसिकली न्यूट्रल वेन्यू से चीज़ों को देख पाने की क्षमता का प्रयास। बहुत शानदार, बहुत शानदार। नहीं बढ़िया है। मैं तो मतलब लोगों से यही कहूँगा कि इनको फ़ॉलो करें और जो भी आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, किसी चीज़ पे जानना हो, हमने मोस्टली जो भी हमारे इस कन्वर्सेशंस में टॉपिक्स हैं वो कवर किए हैं। और इफ़ यू वांट टू सी इट द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस सीरीज़, जिसमें हम और भी इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे डीप में बात कर सकते हैं, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच राहुल जी आने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप आप लोगों को भी ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा हो।